नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के 5 चैप्टर में आ गए हैं, जिसमें हम लोग को उद्योग के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया गया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल करते जो हम लोग कॉपी यूज करते हैं, वह निर्माण के लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचे थे। यानी कि वो जब पेड़ पौधे से बनते हैं तो पेड़ पौधे की लुगदी बनाई जाती है, लुगदी से पेपर बनाया जाता है, पेपर से कॉपी बनाया जाता है, कॉपी से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से तब आपके पास, यानी कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। और ये जितनी लंबी प्रक्रिया के पास आपके पास वो उतने ही कॉस्टली होते जाती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, फिर उसकी लुगदी तक ले जाया जाता है। तो वह वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाए। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य में मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार में बेच दिया। अंत में ये आपके पास पहुंच जाती है। यानी कि जैसे हमने बताया कि कैसे कैसे वो होता है, वो सारी चीज़ें बनती है। उसी तरह से सिर्फ पेड़ पौधे से बनी कागज़ ही नहीं, जितनी भी मटेरियल जो हमने अपने दैनिक जीवन में जो खरीदते हैं, वो ऐसे ही किसानों के थ्रू किसी और के पास वो कल कारखाने तक जाती है, कल कारखाने फिर बनती है, धीरे धीरे उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाते हैं, जो बनने के बाद हमारे पास फिर वह मटेरियल के रूप में हमारे पास पहुंच जाती है। अब आते हैं द्वितीय क्रियाकलाप और विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में, कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, और ये बिना निर्माण प्रक्रिया के दो चरणों में प्रदर्शित करते हैं। पहला, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो वस्तुओं के उत्पादनों, खनिजों एवं निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के कारखानों से संबंधित है। कोयला उत्खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा से संबंधित है। अब आते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चे माल के उपयोग से भारत का उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित तथा वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है। कृषि आधारित उद्योग क्या क्या हो सकते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कृषि आधारित कच्चे माल में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण। यानी कृषि से हमें क्या क्या जितने भी सारे पदार्थ मिलते हैं, वह सारी कृषि आधारित होते हैं। अब आते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग क्या है? जो खनिज कल कारखानों से हमें मिलती है। ये खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। लोहा खनिज आधारित जितने भी मटेरियल है लोहा के बने हुए, वह सारे उद्योग का उत्पादन है। इन या कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसा भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। भारी मशीन जितनी भी बनती है, वह सारे लोहे के बनती हैं। रेल के डिब्बे भी लोहे के बनते हैं। ये सारे कारखानों में ही बनते हैं। कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। समुद्री खाद्य संस्करण का उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण, इसके कुछ न मछली का भी तेल होता है, जो ये मत्स्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में आ जाता है। अब आते हैं वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग जो है, वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध रसायन जैसे औषधि होते हैं, फर्नीचर हो गया, भवन निर्माण, लकड़ी की जितनी भी सारे वस्तुएं होती हैं, वो सारी हमें वन से ही प्राप्त होती हैं। आकार, अब आकार के आधार पे आ जाते हैं। आकार के आधार पे उद्योग के आकार का
तात्पर्य जो है निवेश में की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में बांटा गया, एक लघु आधार, एक बृहत आधार। लघु का मतलब होता है छोटा उद्योग और एक बृहत मतलब कि बड़ा उद्योग। कुटीर तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के कुटीर तथा लघु उद्योग जो होते हैं ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें दस्तकारों के उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, गांव में लोग डलिया बिनते हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें जो अपने हाथ से घर बैठे कुछ जितनी भी सारी चीज़ें बनाते हैं वो लघु आकार के उद्योग हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन ये आपका लघु हो गया। अन्य हस्त निर्मित यानी हाथ से बनी हुई वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक, जो भी बड़े उद्योग होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते हैं, समय भी लगता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक, प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होते हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है। अब आते हैं स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। यह आपका एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इससे इसको जब आप डिफाइन कीजिएगा तो पहला हो गया निजी मतलब कि अपना, राज्य जिसमें राज्य का हस्तक्षेप हो। तीसरा या सार्वजनिक क्षेत्र यानी सार्वजनिक मतलब कि सारे लोग वहाँ पे जा सकते हैं उस उद्योग में। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। जितने भी सार्वजनिक होते हैं, सार्वजनिक में सारे लोग आ जाते हैं, तो सार्वजनिक में सरकार का हस्तक्षेप होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे HIL या सेल जो है, सेल एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आ जाता है। उसके बाद है संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व संचालन संयुक्त जो होता है राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। जो संयुक्त होता है, संयुक्त का मतलब ये होता है दो लोगों को, दो चीज़ों को मिलाना। दो चीज़ों को मिलाने में क्या हो जाएगा, तो उसमें राज्य और व्यक्ति मिले होंगे। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण, यानी मारुति जो उद्योग है उसमें किस किस का हस्तक्षेप होता है, संयुक्त क्षेत्र होता है। संयुक्त में आम व्यक्ति भी आ सकते हैं और उसमें राज्य का भी संचालन होता है। उसके बाद है सहकारी क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। अब आते उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करते कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से होते हैं। जहाँ भी कल कारखाने बनाए जाते हैं वहाँ पे इन पांचों चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि कच्चे माल वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, भूमि सही होना चाहिए, जल की कमी नहीं होना चाहिए, श्रम यानी कि मजदूर करने वाले लोग वहाँ आसानी से पहुँच सके, तो आसानी से पहुँचने के लिए सड़क की भी अच्छी होनी चाहिए, शक्ति, पूंजी, पैसा, परिवहन, गाड़ी आने जाने का भी सुविधा होना चाहिए, तो गाड़ी आने जाने के लिए सड़क सही होना चाहिए, और बाज़ार होना चाहिए, यानी कि वहाँ से बाज़ार नज़दीक होगा तो वह कच्चे माल आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते। कभी कभी सरकार कम कदम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत
तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। उद्योगों से प्रायः नहरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होता है। जब भी उद्योग बनते हैं तो दो चीज़ों का विकास होता है, नगर और शहरों का विकास में वृद्धि होती है। उद्योगों की अवस्थी संबंधी कितने कार्य, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल, ये 9 चीज़ें जहाँ पे मिलेगी वहीं पे उद्योग बैठ सकता है, यानी कल कारखाने बैठाए जा सकते हैं। अब आते हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गम अंतिम उत्पाद और इससे वर्जित है। सूती वस्त्र के उपयोग में इसके संदर्भ में कपास, मानव श्रम, यानी मानव के जितना ज़्यादा श्रम करते तो कपास उतनी ज़्यादा इसकी लागत, उतनी ज़्यादा वो होगा, उपज होगी तो फिर उतनी ज़्यादा उसकी आय भी बढ़ेगी, अर्जित है। सूती श्रम और कारखाना परिवहन लागत निवेश हो जाते हैं। प्रक्रमों के उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमी जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। अब आते हैं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध। हमने पिछले एक वीडियो में कटिबंध के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया है कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, उसमें कौन कौन से आपके राज्य देश आते हैं। तो वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध जब आएगा तो वहाँ पे फसल कैसी होगी, शीत और उष्ण, यानी कि हल्का ठंडी भी हो हल्का गर्मी भी हो, उसे कहा जाता है शीतोष्ण। इसको ब्रीफली डिफाइन किया, आप उसमें जाके वो देख सकते हैं। समुद्री पत्तनों और समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों में के निकट होते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे विश्व औद्योगिक प्रदेश। विश्व औद्योगिक प्रदेश में देख सकते हैं आप, ये ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न भी अल्बर्नी में, सिडनी भी अल्जेरिया, जो सिडनी वाले साईं बाबा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर, वो सिडनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागर हो गया। जो अब आते हैं हम लोग एशिया में, मनीला हो गया, जावा हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, गंगा घाटी हो गया, मनिचरी बीजिंग हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, संघाई हो गया, बुडा प्रदेश हो गया, यूराल हो गया। ये पर्वत यूराल जो है जो एशिया और यूरोप को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। अब आते हैं अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में खार्टूम है, नाइजीरिया है भी है, डरबन है, घाना जो कि प्रदेश है, बहिया। अब आते हैं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील है, मंडोवेटिन है, सेंटियागो है, लीमा है, इक्वाडोर है, बोगोटा है, कॉर्कस है, उसके बाद ड्रेनर फंगोनिस, बैंकट। अब यहाँ पे बहुत सारे राज्य जो हैं देख सकते हैं। जैसे भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं, मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु। मुंबई आपका, जैसे कि ये आपका इंडिया का मैप हो गया, तो मुंबई ये हो गया आपका, जैसे कि ये आपका इंडिया का मैप हो गया मुंबई, तो मुंबई यहाँ इसके नज़दीक हो गया मुंबई, पुणे, बेंगलोर यहाँ कर्नाटक के पास हो गया, तमिलनाडु इसके नीचे यहाँ पे हो गया तमिलनाडु, विशाखापट्टनम ये आपको उत्तर में हो गया, गुड़गांव दिल्ली यहाँ पे मेरठ में हो गया। औद्योगिक प्रदेश आपको तिरुवनंतपुरम ये सभी दक्षिण में, यानी कि ज़्यादातर जो है वो आपको दक्षिणी भाग में ही आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग औद्योगिक विपदा। औद्योगिक विपदा क्या होता है, हमने इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी आपके नॉलेज से भी है और एग्जाम के थ्रू से भी पूछता है। और उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित है। आप हमेशा देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कल कारखानों में हमेशा घटनाएं होती रहती है, आग लग जाना
कोई पाइप फट जाना या गैस लीक करना, ये सब से होती है। वो कहीं ना कहीं छोटी तकनीक जो होती है उसकी खराबी के कारण होती है। जैसे कि भोपाल में 3 दिसंबर 1904 को लगभग 0.30 बजे यानी कि 12:30 बजे घटित है, जबकि सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना या प्रौद्योगिकी दुर्घटना में जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था। जब ये भोपाल में दुर्घटना हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, जिसमें यूनियन कार्बाइड जो खाना फलों को पकाने के यूज में करते हैं हम लोग, गैस के रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी अधिसूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। वो गैस इतना जहरीला था कि आज भी वहाँ पे लोग जो होते हैं जन्म लेते हैं वो लूले लंगड़े बहरे इस टाइप के होते हैं, बिना आँख के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो गैस आज भी इतना जहरीला है कि उसके संपर्क से के आने से अंग की विलुप्तता हो जाती है उनकी। हजारों लोग जो बच गए, जो आज भी अधिक बीमारियों के जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा विकृति, यानी विकृति का मतलब कि कोई एक अंग नहीं रहना, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। इसलिए जब भी वहाँ पे जब बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं तो जन्म लेने से पहले उस स्थान को छोड़ देते हैं ताकि बच्चे इस बीमारी का शिकार ना हो। 23 दिसंबर 2005 में अब आते हैं एक और घटना घटित हुआ था चीन के गाओ चोंगगिंग में गैस को विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोटक के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त। जितने भी जहरीले गैस होती है वो इतनी खतरनाक होती है हमारे शरीर के लिए कि उससे हमारे शरीर के एक ना एक अंग डैमेज ज़रूर हो जाते हैं। जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा चाहिए। जो भी औद्योगिक क्षेत्र, जितने भी कल कारखाने बनते हैं, ये जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा लोग बसे होते हैं, उन लोगों से हटके ये कारखाने बनने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग बसेंगे। अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो वो आसपास के लोग भी उसमें उसका काल बन सकते हैं। उद्योगों के समय बसने वाले लोगों को दुर्घटना की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे एक छोटे से टॉपिक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। जो भी जैसे कि सनराइज यानी सूरज जब निकलता है उसको सनराइज करते हैं, उगते हुए सूरज को, ठीक है। तो उसी तरह से जितने भी कारखाने आजकल निकल रहे हैं उन्हें सनराइज की, यानी कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं अच्छे, जिन्हें सनराइज के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य साक्षात्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रश्नावली, एक ऐसे प्रगलन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापमान निष्कासित किया जाता है। बातें हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व में प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं। लोहा और वस्त्र जो है ये काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना औद्योगिक पूरे एक नया उभरता होता है। जैसे कि हम लोग पहले तक की सूचना कि हम लोग एक मीडिया के पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लोग ये सारे चीज़ मीडिया जो सूचना होता है पहुँचाते हैं, लेकिन आजकल फ़ोन के अकॉर्डिंग सारे मैसेज यानी कि दिन प्रतिदिन अब बढ़ रहा है। वीडियो कॉलिंग पहले नहीं था, आज वीडियो कॉलिंग बढ़ रहा है, चैटिंग, हर चीज़ दिन प्रतिदिन की सूचना का जो भी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है ये ज़्यादा बढ़ रही है सूचना का। जिसमें देश में लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग में लोहा इस्पात में कौन कौन सा हो गया आप देख सकते हैं। आप लोहा इस्पात हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। और वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संयुक्त से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग
के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया या अमेरिका के में है, इसके सिलिकॉन घाटी में, और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब आते हैं लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसे अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती है। ये अभी इस बार के क्वेश्चन में पूछा था बीपीएससी में कि मिश्र धातुएं किससे बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, ठीक है, जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर मिश्र धातुएं बनी। मिश्र धातुएं का मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक धातुएं जब एक साथ मिलकर एक अन्य धातु बनाई जाती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु इस्पात का असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यानी कि उसमें जो मिश्र धातुएं होती हैं उसमें जंग नहीं लगता है। इसका इस्पात प्रायः उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तु जिनका हम उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं के निर्मित औजारों और मशीनों से बनते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुई जिनका उपयोग अब हम करते हैं वे भी इस्पात हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों को बोधित किया जाता है। इस्पात की पाइप लाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध है। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के सभी नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ देते हुए विकसित है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले। वे राज्य हैं भिलाई जो है पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर झारखंड में है, बर्नपुर उड़ीसा में है, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। भद्रावती सलेम तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीयों का उपयोग कर रहे हैं। भिलाई, दुर्गापुर। अभी हमने यहाँ पे एक छोटे से टॉपिक देखी है जिसमें लौह अयस्क, कैसे इसको लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोक दिया गया, झोंक भट्टी दिया, गर्म वायु है, धातु मतलब प्रगलित लोहा कैसे निकाला जाता है ये आपको बताया गया है। जमशेदपुर जो कि रांची में है, ठीक है। 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, टिस्को, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई। टिस्को की शुरुआत कब हुई थी? 1907 में। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर, यानी दो नदियाँ, खरकई नदी और स्वर्ण नदी जहाँ आके मिलती है वहीं पे हुआ था।
बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। साकची का पुराना नाम क्या था? जमशेदपुर का पुराना नाम साकची था, जो कि नाम अब बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सार्वजनिक सुविधा स्थान पर है। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, रूस, एशिया, चीन, जर्मनी, यूरोप, कनाडा कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त अमेरिका, उत्तरी में, दक्षिण में ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में है। एशिया, चीन, रूस, जर्मनी, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारे कर्कल खाड़ी के बारे में बताया गया है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति कैसी है। ठीक है, देखिए खरकई नदी यहाँ पे है और स्वर्ण रेखा नदी, इन दोनों का संगम देखिए यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे ये आके मिल रही है सुनारी। ठीक है, गोल्फ फोर्स, टिवर्स मंडल, टेल्को कॉलोनी, टेल्को, टाटा इस्पात कार्य यहाँ पे होता है। साकची इसका पुराना नाम था, जो कि अब जमशेदपुर रखा गया है। देखिए झील भी है, डलना पहाड़ी भी है, फोर्स है जमशेदपुर, हवाई पतन यहाँ पे देखिए नज़दीक भी, जालिया भी है, आदित्यपुर को टाटा नगर रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ से क्या क्या नज़दीक है यहाँ पे फिर से देख लीजिए। इन 3-4 चीज़ जो होते हैं हम लोग बच्चे पढ़े हैं कि क्या क्या नज़दीक है। टाटा रेलवे स्टेशन, खरकई नदी और स्वर्ण नदी, इन दोनों का संगम यहाँ पे है। हवाई पतन भी नज़दीक है। साक्षी जो कि देखिए चिड़ियाघर भी नज़दीक है, झील भी नज़दीक है। ये 3 चीज़ 4 में थे, रेलवे स्टेशन, नदी, झील, ये सारी चीज़ें नज़दीक हैं। जहाँ पे नज़दीक है वहीं पे है। तो ये आपका टाटा इस्पात कार्य यहाँ पे होता है। मुख्य सड़क और रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन को आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है। ठीक है, साकची के अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे का काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के भी निकट है, जहाँ यानी कि यहाँ से कोलकाता नज़दीक है, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति हो जाती है। कारखाने में तो जल चाहिए ही चाहिए, जैसे कि जल आपूर्ति, इसलिए कल कारखाने ज़्यादातर नदियों के बीच आसपास ही बनाई जाती है। सरकारी पूंजी प्राप्त होती है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें के टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या क्या बनता है? रसायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादर, केबल, तार आदि का उत्पादन किया। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत संरचना के लिए लोहा इस्पात के उद्योग पर निर्भर था। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालीन समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ लघु इस्पात भी शामिल है। इसमें द्वितीयक उत्पादक रीलिंग मिल और सहायक उद्योग भी। अब आते हैं पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग जो है ये यूएसए में है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग एक स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग कहाँ पे? ये यूएसए में उपलब्ध है। जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा के लोहे के खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। इन दोनों के बीच कौन सा आता है? ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है कंपटीशन व्यू से। पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओलियो मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में बेचा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात
मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बातें सूती वस्त्र उद्योग। हम लोग पिट्सबर्ग कहाँ पे, यूएसए में। ये आपका छोटे से टॉपिक है, आपको याद रखना चाहिए वन लाइनर क्वेश्चन की तरह। इससे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। ग्रेट लेक्स के नाम कौन कौन है? ग्रेट लेक्स। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। हम लोग एक झील से रिलेटेड एक वीडियो डाल दिया है, जो जितनी भी सारे झील है भारत में, वो भारत के किन किन देशों में, किन किन राज्यों में है, वो सारे एक जगह आप उन्हें जाके डिटेल्स में एक जगह देख सकते हैं, जो कि आपको मैप पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्टेट भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है, शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से उत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ बुनना होता है। धागे से सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़ों की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग में कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन शामिल। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों या हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी के पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व में अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त अरब अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ के कटे और हाथ के बुने हुए कपड़ों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट और कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत तथा बड़ौदा के सुनहरी जड़ी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुण वाले मशीनों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इन प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्चे कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैला, जैसे कि सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ पे है? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत के कुछ अन्य मंदिरों में। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समय फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन ये कुछ समय के बाद बंद हो गया। देश का प्रथम उद्योग कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। और उसके बाद सबसे पहली सफल, तो वो असफल रहा, लेकिन पहली सफल जो मिल थी वो मुंबई में, जो कि आप यहाँ पर देख सकती हैं, 1854 में स्थापित की थी। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हम लोग अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यह 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई, यानी कि सूती वस्त्र का कारखाना सबसे पहले कोलकाता में, और उसके बाद तो वो असफल रही, और उसके बाद मुंबई में। लेकिन साबरमती स्थित पर सूती मिल कहाँ पे स्थापित की सबसे पहले? वो 1859 में गुजरात के अहमदाबाद गुजरात में साबर नदी के तट पर। यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। पहला मुंबई में, दूसरा अहमदाबाद में, और सबसे पहले जो बना था वो कलकत्ता में बना था, जो कि वह सफल नहीं रहा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
भारत का मैनचेस्टर, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट था। यह कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपलब्ध है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी वादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं, जो थे वो कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र के देशों के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन इस मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा कहा जाता है। सबसे पहले सूती वस्त्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, जो कि असफल रहा। उसके बाद मुंबई में हुआ। आप इसको याद बार बार पढ़ते रहिएगा तो याद होते रहेगा। उसके बाद अहमदाबाद को, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब आते हैं ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश की यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग का क्वेश्चन है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योग का कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, और क्यों कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकास हुआ। इधर बहुत सारे क्वेश्चन, इसका हम अभी आंसर दे देते हैं आपको थोड़ी देर में। लौह अयस्क, यह निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निष्पक्ष है। अयस्क की लंबी दूरी है। कोयला, चूना पत्थर, जल, बाजार, श्रम की आपूर्ति और पतन की सीमा। ठीक है। उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है? उद्योग शब्द उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं के उत्पादन में रहती है। वे कौन से मुख्य तथ्य जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन और बाजार, जो कि पीछे में बता चुके। ये क्वेश्चन एक आपका बन सकता है। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है? उद्योग लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्योग किसी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से ही बनती है। ठीक है। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकास हुआ? कपास उद्योग में मुंबई में तेजी से विकास होने का कारण है उष्ण और आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की समानता है क्या है? सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी और महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्था, सुहानी आकर्षक जलवायु, स्वच्छ पर्वता, अच्छी परिवहन सुविधाएं, निपुण अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है, पूंजी। अब आते हैं, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सूचना उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा आपका नायलॉन, जूट,
एक्रिलिक, आपका जूट हो गया जो आपका ये प्राकृतिक, क्योंकि नायलॉन होता है वह मानव निर्मित है। अंतर स्पष्ट करें। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र कृषि आधारित उद्योग, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं, वह कृषि उद्योग आधारित होगा। जैसे सूती वस्त्र, चीनी, चर्म और डेयरी और कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हो जाते हैं। अब आते हैं खनिज, जो उद्योग कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग इसका उदाहरण है। अब आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र जिन लोगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण है। संयुक्त क्षेत्र के जिन उद्योगों का समिति संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण है। नीचे दिए गए प्रश्नों के दो कच्चा माल, अंतिम उत्पाद और तृतीय उत्पादक, ठीक है, इसके बारे में हम बता देते हैं। कृषि आधारित कुटीर उद्योग और क्या कहते हैं, कच्चा में हो गया गन्ना और लौह, ठीक है, चीनी और इस्पात हो गया। व्यापार बैंकिंग में सूती वस्त्र उद्योग और चीनी का टोकरी बनाना और मिट्टी बनाना। कृषि आधारित हो गया सूती वस्त्र उद्योग हो गया। कुटीर उद्योग बनी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें। सहकारिता में आ गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी मिल्क। अब आते हैं प्रश्न क्रियाकलाप है, आप इसे में आ तो पढ़ सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्लास 8 का 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा।